बिहार के सभी सुधी दर्शकों को नाहर का बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों, आपको पता है कि हम जो एक छोटी सी मुलाकात बिहार के वैसे प्रबुद्ध जनों से आपकी करवाते हैं जिन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी बातों से बहुत कुछ जानकारी मिले, इसके लिए आप उत्सुक रहते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे वह व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री अविनाश कुमार जी। और अविनाश कुमार जी का उपनाम बंधु है। अविनाश बंधु के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और इनका जो बंधुत्व है, जो प्रेम है, इनका अपनत्व है, इनका चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, इनमें एक अपनत्व का भाव है, इनमें सौहार्द है, प्रेम है, लोगों को जोड़ने की ये क्षमता रखते हैं। और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने कम उम्र में किस तरह से इनके मन में ये भाव आया कि हम लोगों को जोड़ें और जुड़ें भी। क्योंकि सिर्फ जोड़ना ही नहीं होता है जीवन में, हम जब तक लोगों से अपने आप को खुद जोड़ेंगे नहीं, तब तक पूरे विश्व स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर जोड़ने का और जुड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य भी है कि हम युवा वर्ग उनसे जुड़ें, लोगों से जुड़ें, उनके दुख सुख में शामिल हों और उनके हर क्षेत्र में जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ प्रयास करें। और जब हम आज एक छोटी सी प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में वही युवा जाके वरिष्ठ होंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे अविनाश बंधु जी प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और ये चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग जो है वो हर क्षेत्र में आगे आए और इसके लिए ये निरंतर प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले अविनाश जी, आपका बहुत बहुत दूरदर्शन परिवार की ओर से, डीडी बिहार परिवार की ओर से, सुधी दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम आपसे आज अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ के रहने वाले हैं। बिहार की माटी में आपका जन्म अगर हुआ है तो कितना आपको गौरव महसूस हो रहा है, और भाव आपके अंदर जो आया कि युवा के हम प्रेरणा स्रोत बने, युवाओं को जोड़ें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम अविनाश कुमार है। बाद में लोग प्यार से मुझे बंधु बना दिए और लोग हमें अविनाश बंधु के नाम से आज जानते हैं। मेरा ननिहाल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हुआ फरदा और मेरा पैतृक गांव हुआ कबिया बेगूसराय। मेरा जन्म भी ननिहाल मुंगेर में ही हुआ और वहीं मेरा पढ़ाई लिखाई भी हुआ अधिकतर। मेरा पैतृक गांव कबिया बहुत कम रहना होता था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं वहाँ रहा और मैंने 10th वहीं से पास की है। और उसके बाद फिर RDNDJ कॉलेज मुंगेर से हमने +2 किया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैं कार्य क्षेत्र के लिए पटना को चुना। और एक्चुअली मेरे नाना जी एक शिक्षक थे और एक अच्छे साहित्यकार थे, गीतकार थे, गायक भी थे। तो शुरू से हमें सांगीतिक साहित्यिक माहौल मिलता रहा है। मेरे बड़े मामा जॉब में हैं और फिर भी वो संगीत के बहुत प्रिय हैं और खुद बजाते हैं, गाते हैं, तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती रही। और मेरे पिताजी भी संगीत से बहुत लगाव रखते थे। उनके बहुत सारे मित्र थे जो गाते थे, बजाते थे, तो वो मेरे घर पे आते थे तो मैं देखता था कि उनसे उनका बड़ा घनिष्ठता रहता था। तो मुझे भी संगीत से और साहित्य से वहीं से लगाव रहा। और मैं जब 10th में था तो उसी वक्त मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गीत गाया था। तो सर ने कहा कि अरे यार, तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मुझे एक भाषण देने का अवसर मिला वहाँ अपने स्कूल में, और उस समय के जो हमारे प्रधानाध्यापक थे योगेश्वर राय सर, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे यहाँ जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय स्कूल का नाम है, वहाँ जवाहर जी का जब जयंती होता है बाल दिवस के अवसर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो उन्होंने उस काम के लिए पूरे स्कूल में मुझे चुना कि नहीं अविनाश, तुम्हें ही भाषण देना है। और मेरा उस समय एग्जाम बोर्ड का 80 साल था। मैंने सर कहा मेरा एग्जाम है सर, हम कैसे भाषण देंगे, आज तक हमने कभी दिया नहीं। तो बोले नहीं, मुझे विश्वास है तुम बहुत अच्छा करोगे। और मैंने बस कोशिश किया और बस पता नहीं कैसे हुआ, और मैं कुछ किताब अध्ययन किया, लोगों से सहयोग लिया, मेरे ट्यूशन के जो सर थे शंभू सर, उनसे भी सहयोग लिया। और मैं सर ने एक छोटी सी बात कही कि अविनाश तुम्हें डर लगता है तो खेत चले जाओ और खेत में जाके अकेले में तुम पढ़ो किसी भी चीज़ को, या बोलो भाषण कि हम भाषण दे रहे हैं मन से।
और मैंने उस चीज़ को सही में मैंने किया कि मैं खेत चला जाता था और वहीं पे जो मैंने लिखा था उसको बोलता था जोर जोर से। वहाँ कोई सुनते नहीं थे तो शर्म नहीं आती थी। और मैंने जब मन से भाषण दिया तो मैंने लोगों के तालियां, उस समय के वर्तमान विधायक रामदेव राय जी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे शाबाशी दी, गले से लगाया। और संयोगवश मेरे दादाजी जो हैं उनके परम मित्र हैं और उनके माने पंडित जी भी, मेरे यजमान भी हैं। अच्छा। तो उनसे उन्होंने कहा कि ये बच्चा कौन है, तो बोला ये तो मेरा ही पोता है। तो उनको भी बहुत शाबाश बोले, अरे हमको कभी बताया नहीं, बताइए तो बड़ा अच्छा बोलता है। और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था और वहाँ से मेरा ये ललक और सफ़र शुरू हो गया। संगीत और साहित्य विरासत में, मैं ये कहूँगा कि आपको विरासत में मिला, ननिहाल पक्ष से भी और इधर दादा और माता पिता के भी पक्ष से। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं दोनों पक्ष से। और साथ ही साथ माता पिता और गुरु जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो आपको विद्यालय में भी आपके शिक्षक ने आपको ये अवसर दिया कि आपका चयन किया और आपको कहा कि आप संबोधन करिए, भाषण दीजिए। और फिर धीरे धीरे जो प्रेरणा आपको मिली कि आप खेत चले जाएं, वहाँ जाके आप कुछ बोलने का अभ्यास करिए, अध्ययन करिए। तो इस तरह से आप सनय सनय आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और फिर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, आप खुद आपने कहा कि आप गाते भी हैं, आपको गाने का भी शौक है, संगीत का, और आप साहित्यिक गतिविधियों में भी। हमें ये बताइए कि आप तो अभी बहुत ज़्यादा आपका उम्र नहीं है, आप तो बहुत ही, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन संगीत के साथ साथ जो साहित्य के क्षेत्र में आप बढ़ने की जो प्रेरणा मिली, उसमें आज आप बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे साहित्यकारों को, कवियों को, कथाकारों को सिर्फ बिहार स्तर पर ही नहीं, मतलब मैं कहूँ कि राज्य स्तर पर ही नहीं, आप पूरा मतलब देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे युवाओं को आप चयन कर रहे हैं, चयनित करते हैं और हर वर्ष, बल्कि हर महीने कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं। तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? माने क्या समझते हैं कि युवाओं में बहुत सारी जो है ऊर्जा है, उनमें साहित्यिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं अंदर, उनको सामने लाने की ज़रूरत है। इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए दर्शकों को। जैसा कि सर आपने कहा कि मैं सचमुच प्रेरित घर से ही हुआ और फिर मैं एजुकेशन करने लगा। मैं +2 किया, ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने जॉब किया, बिजनेस किया और धीरे धीरे इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ दिया था मैंने। फिर मैं ये दोबारा से स्टार्ट किया और मैं अच्छा सिंगिंग तो नहीं कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी दर्शकों का बहुत प्यार मिलता था। मैं बहुत सारा स्टेज शो करता था, मेरे बहुत सारे एल्बम हैं यूट्यूब पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड में जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे जियो सावन हो या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब जगह तो मुझे बहुत सारा कार्यक्रम मिलता था। लेकिन कहीं कहीं मैं जाता था तो बिहार में कुछ लोग हैं जैसे कि जो अच्छे कभी कभी मिलते थे, कोई साहित्यकार, में उनकी जब रचनाएं पढ़ता था कि सर क्या लिखते हैं, और कुछ ऐसे पॉपुलर लोग से मिलता था जिनकी रचनाएं में कोई दम ही नहीं होती थी और लोग उनके लिए बहुत वाहवाही लूटते थे। मुझे लगा कि नहीं, ये युवा लोग जो लिखते हैं या फिर जो पुराने भी साहित्यकार हैं वो बहुत अच्छे लिख रहे हैं, उनका बहुत माने राइटिंग में स्ट्रेंथ है, लेकिन लोग उन्हें जानते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ कुछ भी गा के नाम कमाने से अच्छा है जो लोग अच्छा चीज लिख रहे हैं उनको हम धीरे धीरे करके प्रमोट करें। तो मेरा अपना चैनल भी चलता रहा। मैंने फिर मैगजीन एक निकाली, वो मैगजीन भी चल रही है और हर साहित्यकारों के लिए वर्ल्ड बेसिस, हर भारत के हर कोने कोने से युवाओं को और बुजुर्गों को और जो प्रतिष्ठित और जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनको, और जो नए उभरते साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, राइटर हैं, जो लड़का है, जो युवा अभी लिख रहे हैं, दोनों को मिक्स करके मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ और दोनों को साथ मंच प्रदान करता हूँ ताकि उनके वजह से लोग उनको भी जाने और इससे क्या हो, उसको मंच मिले, लोगों को लगे नहीं अच्छे चीज़ों को भी लोग पसंद कर रहे हैं और वो हो रही है। मैं देख रहा हूँ, अभी मैं लेटेस्ट पिछले मंथ एक प्रोग्राम किया था जहाँ की 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियंस थे कवि सम्मेलन में, जो कि मैंने एकदम गौरव का विषय है कि कवि सम्मेलन का मतलब लोग समझते हैं बोरिंग, लेकिन मैंने ये 1 साल 2 साल के अंदर वो एक माहौल बनाया हूँ कि मेरे कवि सम्मेलन जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ हजारों के संख्या में दर्शक होते हैं। देखिए, आपकी जो ऊर्जा है वो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप सिंगर बनना चाहते थे, बहुत सारा गाना भी गाए, लेकिन आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, ऐसे युवा
जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपके दृष्टिकोण से वो अच्छे नहीं हैं, है ना। तो क्योंकि देखिए दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, हम किसी के बारे में कोई भी अपने मन में अपनी धारणा बना लें, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका सम्मान है तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ना आपको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपकी जो मेन आपका जो लक्ष्य रहा कि हम युवाओं को, नवोदित लोगों को, क्योंकि आपने जिस तरह से सीखा है या आगे बढ़ने की चेष्टा की है, तो आपको लगा कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं, लेकिन हमारे जो भाई बंधु हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छा संगीत कर रहे हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और उसी क्रम में आपको जो है आप कई कार्यक्रम भी करते रहे हैं। ये बताइए कि बिहार में आप काम कर रहे हैं, तो बिहार में जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, इसमें युवाओं में आप क्या क्षमता महसूस कर रहे हैं? युवा में लिखने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग किसी चीज को कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे उभरता युवा हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो या माने आलोचना के माध्यम से हो या समीक्षा के माध्यम से हो या कविता हो या गजल हो। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं राइटर जो अच्छी अच्छी गजलें लिख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, इसको हम लोग को अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, अच्छे सिंगर के द्वारा अगर गाया जाए तो ये भी फेमस हो सकता है। लेकिन कुछ न कुछ लगता क्या है कि जैसे कुछ प्रतिष्ठित हैं और कुछ युवाओं हैं, दोनों का तालमेल हमें लगता है कि नहीं बन पाता है। जो प्रतिष्ठित हैं, जो पहले से हैं, शायद उनको या उनके पास समय नहीं है, मैं ये तो नहीं कह सकता वो ध्यान नहीं देते, उनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, या फिर जो भी कारण हो, लेकिन अगर वो दोनों का समन्वय हो जाए, दोनों एक दूसरे के माने पैरेलल चलने लगे, तो हमें लगता है कि बिहार की धरती से आने वाले समय में अच्छे गजलकार और कहानीकार बिहार से उभर कर आएंगे, जो फिर दिनकर और नागार्जुन का नाम जिस तरह से आज हम लेते हैं, उनको याद करते हैं, भविष्य में उनको भी याद किया जाएगा। बिहार की जो हमारी भूमि है, ये बहुत ही उर्वरा भूमि है, यहाँ की मिट्टी बहुत ही पावन है, और यहाँ सिर्फ साहित्यकार, कवि, कथाकार ही नहीं, बल्कि हमारे दर्शकों को पता है कि हमारे इस मिट्टी में ये ज्ञान की भूमि है, ये विद्या की भूमि है, ये संघर्ष की भूमि है, गुरुजनों की भूमि है। महात्मा बुद्ध से लेके गुरु गोविंद जी सिंह जी से लेके महावीर स्वामी से लेके तमाम महात्मा गांधी जी, है ना, बुद्ध, हाँ, बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, कलाकार, यहाँ कई घराने हैं संगीत के। ध्रुपद का घराना है, ठुमरी का घराना है, शास्त्रीय संगीत का घराना है। तो मुझे लगता है कि आपने जो ठाना है कि वरिष्ठ जन और युवा जनों में सामंजस्य हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वरिष्ठ जन को भी थोड़ा सा झुककर अपने युवाओं का हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है? और जो युवा हैं, जो थोड़े से में बहुत अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, तो उनको भी थोड़ा अपने मन को थोड़ा सा विनम्रतापूर्ण ढंग से अपने वरिष्ठ जनों का आदर करना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? आपने सच कहा सर, आपने मेरे मन का एकदम दिल का बात आपने खुद कह दिया कि यही सही है कि हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा हम विनम्र भाव से और उसे शिष्य मानकर, अपना बच्चा मानकर, वो अगर थोड़ा भी प्रयास कर रहा है तो उसको और हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाया जाए। और हमारे जो युवा राइटर हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे गुरु हैं, अगर उनके पास हमें झुकने से, उनके सामने हम समर्पित हो जाने से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो समर्पित हो जाना चाहिए। उनमें ईगो नहीं रहना चाहिए, हम लिख सकते हैं, हम बहुत बड़े माने बड़े परिवार से हैं, हम बहुत बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है भेदभाव, ये सब नहीं, जो हैं सो हैं, उनसे हमें ज्ञान लेना है और उन्हें झुक जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत सारा, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक उत्सुक हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 2-4 लाइन कुछ गाना सुनाइए, और फिर आपसे कुछ कविताएं भी सुनूंगा, क्योंकि आप साहित्य संगीत दोनों आपको धरोहर के रूप में मिला है। तो जरा एक आध 2-4 लाइन कहो। मैं जाऊं कहाँ बोल मेरे राम, तेरा दर छोड़ के, मैं जाऊं कहाँ बोल मेरे राम, तेरा दर छोड़ के, मुझे रहा नहीं किसी से भी काम, तेरा दर छोड़ के, मैं जाऊं कहाँ बोल मेरे राम, तेरा दर छोड़ के। आप तो
कविताएं भी लिखते हैं, क्योंकि आपने तो सस्वर पाठ करके सुना दिया दर्शकों को। अब कोई ऐसी ऊर्जावान, कोई माने ऊर्जा से भरपूर कोई ऐसी कविता हो जिससे युवा को एक प्रेरणा, एक नई दिशा मिले, कोई कविता हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जब वह हक की हुंकार भरता है, जब वह हक की हुंकार भरता है, तो लोग कहते हैं मुस्कुराकर, देखो ये स्वामी विवेकानंद का अवतार लगता है। वाह, बहुत बढ़िया। जब वह राजनीति की बात करता है, जब वह किसी मंच से राजनीति की बात करता है, तो लोग कहते हैं शान से, देखो यह चाणक्य का अवतार लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब वह दुश्मनों पर अकेले ही प्रहार करता है, तो लोग कहते हैं देखो यह चंद्रशेखर आजाद का अवतार लगता है। ये मेरे युवा बंधुओं को समर्पित है। और एक और कविता है जो हमने अपने प्रेरणा स्रोत दिनकर जी के लिए लिखा था, मैं उसके 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। जय जय भारत, जय जय बिहार, जय जय भारत, जय जय बिहार, जय जय दिनकर, जय बेगूसराय, जय जय दिनकर, जय बेगूसराय। पुण्य तीर्थ वो धाम सिमरिया, जहाँ पे आपने जन्म लिया, जहाँ पे आपने जन्म लिया। पुण्य तीर्थ है धाम सिमरिया, जहाँ पे आपने जन्म लिया। पढ़ लिख नाम किया, रोशन जग में अपना नाम किया। जय जय दिनकर, जय बेगूसराय। ये दिनकर जी के लिए समर्पित कविता है मेरा। जय जय दिनकर, जय बेगूसराय, जय जय बेगूसराय और जय जय बिहार। जय जय जी, जय जय भारत, जय जय बिहार। जय जय बिहार और जय जय भारत जी, क्योंकि वो सिर्फ बेगूसराय या बिहार ही नहीं, वो भारत का नाम पूरे विश्व में लहराए हैं और फहराए, विश्व गुरु बनाया उन्होंने, और विश्व में उन्हें पूजा जाता है, माना जाता है। इसलिए मैंने ये टाइटल जी। एक चीज हमें, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस समय भी अब हमें बहुत ज़्यादा आपसे बातें तो अनंत हैं, क्योंकि आप एक ओजस्वी और मेधावी युवा हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ने बहुत सारा मैसेज दिया कि गुरु से और शिष्य ये होना चाहिए। अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे युवा का जो व्यवहार है, उनके जो विचार हैं, वो किस तरह के होने चाहिए ताकि पूरे देश में उनका एक जय जयकार हो। सर्वप्रथम स्नेह का भाव पैदा करें। मैं प्रेम कहता हूं तो लोग उसे अदर अदर मायने निकालने लगते हैं, इसलिए मैं स्नेह कहता हूं। स्नेह का भाव जिस दिन हर युवाओं में आ गया, उस दिन हमारा पूरा विश्व पटल पे युवाओं का आचरण, व्यवहार सब सुदृढ़ हो जाएगा। स्नेह जब उत्पन्न होगा, लोगों के प्रति व्यवहार उनका कुशल होगा, लोगों का सम्मान करना शुरू करेंगे, तो खुद ब खुद उनमें खुद एनर्जी आना शुरू हो जाएगा और वो फिर गलत रास्ते नहीं चल पाएंगे। जब वो किसी का सम्मान करेंगे तो हर औरत में उन्हें माँ बहन नजर आने लगेंगी, हर पुरुष में उनको गुरु पिता नजर आने लगेगा। फिर वो किसी के साथ व्यवहार करेंगे, वो अगर कुछ गलत भी अगला कर देता है तो भी व्यवहार से पहले सोचेंगे कि नहीं, मेरा पिता अगर वहाँ होता तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता, मेरा भाई होता तो क्या करता, मेरी बहन होती तो क्या करता, मेरी माँ चाची होती तो क्या करता। तो ये सही है कि जिंदगी में प्यार भी जरूरी है, एक हर रिश्ते में एक रिश्ता वो भी होता है कि हमारी प्रेमिका है, लेकिन वो विश्व में एक होती है जो हमारी प्रेमिका होती है। उसके अलावा जितने होते हैं हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे युवा अपने आप को इस पर कंसंट्रेट कर दे तो फिर हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है, हर युवा मिलकर इसे जरूर साकार करे। आप सुने होंगे सीता राम राधे श्याम, उसी तरह से माता पिता होता है। यानी हम अपने घर से ही अपने माता का, अपने महिलाओं का जब सम्मान करेंगे, युवा संस्कारित होंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, सबसे स्नेह का भाव रखेंगे, आदर करेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और आने वाले समय में भी हम विश्व गुरु की तरह ही रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमको अपने व्यवहार में वो आचरण अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इतना समय दिए और इसी तरह से बंधुत्व का अपने नाम के अनुसार वो स्नेह प्रेम फैलाते रहें। बहुत बहुत आपको
धन्यवाद। अंत में चलते चलते हमें लगता है कि जो बंधु शब्द है उसमें प्रेम है, तो मैं चाहता हूं कि चलते चलते हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि कुछ प्रेम पर अगर कुछ आपकी रचना हो तो जरा 2-4 लाइन सुना दीजिए। जी। प्रेम प्रीत बस एक रास्ता, प्रेम प्रीत बस एक रास्ता, दूसरा ना कोई मार्ग, बचा सके तो बचा लीजिए देश गांव घर बार। तो हम अपने सभी सुधी दर्शकों से यही कहेंगे कि दर्शकों, हम आपके लिए इस तरह के युवाओं से भी इसलिए रूबरू करवाते हैं कि आप देखें कि हमारे बिहार में कितने ऐसे युवा हैं जो अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए अच्छा कुछ करने की चाहत रखते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि आप में भी वो जज्बा उत्पन्न हो, आप में भी एक चाहत बढ़े, ताकि हमारे बिहार का, हमारे देश का नाम रोशन हो। इन्हीं आशाओं के साथ आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं और फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।